चलिए आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें दो ही कंडीशन है। एक, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो देखिए, माना एक उत्तल दर्पण M1 और M2 है जिसकी फोकस दूरी F और वक्रता केंद्र C, और जो वस्तु है वो अनंत पर रखी है। अनंत मतलब कि कहीं बहुत दूर रखी है। मान लिया गया कि आपको इसे व्हाइट बोर्ड पे मुझे समझाना है, इसलिए मैंने इसको यही कर दिया। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। मान लीजिए कि ये जो मुख्य अक्ष के समांतर, अगर आप लोग इधर देखेंगे तो इधर भी तो हो सकता है मुख्य ये समांतर हो जाएगी। दर्पण से टकराने के पश्चात किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तो दर्पण से टकराने के पश्चात ये फोकस से वापस, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें उसका दर्पण में कि फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए ये किरण इस तरह से गई है, वहां से उधर चली गई। अभी ये एक पल के लिए अगर इधर से एक किरण इधर से डाला गया हो तो मान लीजिए कोई टॉर्च है, और कोई हैंड से पकड़ा हुआ है, ठीक है, इसको पकड़ा हुआ। तो यदि यहां से अगर वो फोकस करेगा तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से ना होकर जाएगी, ये आपका फोकस तल है, फोकस से होकर जाएगी। तो वही कह रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जिस माध्यम से आती हैं पुनः उसी माध्यम में वापस, देखिए यहां से आई है, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस चली गई। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जहां पर ये वक्रता केंद्र तक आती हुई प्रतीत होंगी। तो जब वस्तु अनंत पर, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, क्या है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ, यानी कि इस तरफ तो वस्तु रखी है, इस तरफ इसका दूसरा पार्ट होगा ना, वस्तु के दूसरी तरफ फोकस पर आभासी सीधा प्रतिबिंब, लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। एक बार फिर से देख लीजिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कोई M1 M2 एक उत्तल दर्पण है और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है, लेकिन इसमें आती हुई प्रतीत होंगी। और वक्रता केंद्र वाला क्या मैटर है? जैसे दर्पण से टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाती है, लेकिन जिस माध्यम में आती है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो यही देखिए, इस माध्यम से पुनः टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट गई। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ फोकस तल पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी सीधा, वस्तु से छोटा। देखिए वस्तु तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी सीधा, वस्तु से छोटा इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी बनेगा, प्रतीत होगा कि ऐसा प्रतिबिंब बढ़ेगा, और अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है कि रियल में प्रतिबिंब बनता है, और इसमें आभास होगा। जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी तरफ फोकस पर तथा वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। अगला हेडिंग क्या है? उत्तल दर्पण दूसरी कंडीशन है, देखिए। चलिए अगली हेडिंग है, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के बीच में स्थित हो तो। कह रहा है कि मान लीजिए दर्पण के ध्रुव के बीच में, मान लीजिए अनंत है आपका इधर, और ये दर्पण का ध्रुव है, ठीक है, दर्पण के ध्रुव के बीच में स्थित होती है। ये मान लीजिए आपको वस्तु रखी हुई है। तो कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है, लेकिन इसमें प्रतीत होगा। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस माध्यम से आती हैं उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती हैं। वही दोनों नियम फॉलो होंगे। देखिए, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो तो उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच में आभासी सीधा, वस्तु से छोटा बनता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये आपका फोकस है, ये आपका फोकस है, और ये आपकी वस्तु प्रतिबिंब है। यही जो आपका प्रतिबिंब है कैसा है? आभासी है, सीधा है, और क्या है? वस्तु से छोटा है।
ठीक है। वस्तु आपकी अनंत तथा ध्रुव के बीच में है। अनंत कहाँ है, ध्रुव यहाँ है, तो उसके बीच में रखी हुई है, तो वास्तव में वस्तु बड़ी होगी। लेकिन ये दर्पण के पीछे बनता है, ऐसा आभास होता है कि ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लीजिए एक M1 और M2 क्या है आपका, एक M1 और M2 उत्तल दर्पण है, जिसकी फोकस दूरियां वक्रता केंद्री और वस्तु AB रखी हुई है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जिस माध्यम से आती हैं उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती हैं। तो जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो तो उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव के फोकस के बीच में आभासी सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण में दो ही कंडीशन होती है। एक कंडीशन जो पहली स्थिति बनती है वो भी कहते हैं कि जब अनंत में रखी होती है वस्तु, तो वो ठीक एक फोकस तल पर बनती है, ऐसा कोई बनती है। हमने भी आपको बताया, ये मान लीजिए दर्पण है आपका, ये मान लीजिए आपका दर्पण जो पीछे में पढ़ाया है, ये आपका फोकस है और ये आपका सी, और कहीं ये अनंत पे वस्तु रखी हुई है, तो टकराने से इस तरह लौट गई, ये पुनः इस पे, और जो वक्रता केंद्र है पुनः ऐसे जाती है सी, ठीक है। और ये जो फोकस तल है आपका, ठीक है, फोकस तल आपका ये यहाँ पर, फोकस तल आपका यहाँ पर, और ये यहीं पे आपका फोकस तल है। और कैसा है कि उस कंडीशन में ठीक फोकस पे उसका प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ये कह रहा है आपकी जो बनेगा फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनेगा। और वस्तु कहाँ रखी गई, अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखी गई है। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखी होती है इस स्थिति में उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच में आभासी सीधा व वास्तविक छोटा बनता है। वस्तु तो बहुत बड़ी है, अनंत और ध्रुव के बीच में रखी, अनंत कहाँ है आपको पता है, अनंत कहाँ है पता नहीं, अनंत कहाँ है, जिसका कोई अंत ही ना उसे अनंत कहते हैं। और कह रहा है अनंत तथा ध्रुव के बीच में, तो वास्तव में वस्तु बड़ी होगी। और कह रहा है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है, और वह कहाँ बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। अगली हेडिंग है अवतल दर्पण का उपयोग। चलिए अगली हेडिंग आती है अवतल दर्पण का उपयोग। उसका उपयोग कहाँ करते हैं, उपयोग मतलब प्रयोग कहाँ करते हैं, कहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, कहाँ पे हम कैसे उसका उपयोग करते हैं, ये हम बताएंगे। इसमें क्या होता है अवतल दर्पण का, बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक, यानी कि जिसकी फोकस दूरी बड़ी हो उसका द्वारक भी बड़ा हो। तो कह रहा है कि बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले शीशे में किया जाता है। आप लोग दाढ़ी बाल कटवाने जाते हैं तो जो उस सैलून में लगा शीशा होता है उसी में उसका प्रयोग किया जाता है। और हाँ, मान लीजिए लड़के तो दाढ़ी बाल या और ब्यूटी पार्लर में जो शीशा लगा होता है उसमें भी क्या है, वो अवतल दर्पण का ही लगा होता है। ध्यान देंगे क्या है कि फोकस दूरी, बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले शीशे में किया जाता है। मान लीजिए लड़कों के लिए दाढ़ी बनाने के लिए लड़कियां जब ब्यूटी पार्लर में जाती है वहां पे जो शीशा लगा होता है उसमें क्या है, उसमें अवतल दर्पण का ही शीशा लगा होता है, जिसमें उसका फिगर जो है, मनुष्य का फिगर या पुरुष या मनुष्य स्त्री का फिगर जो है अच्छे से आता है, बड़ा आता है। कहा क्या कैसे प्रयोग होता है, बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले शीशे में किया जाता है। नंबर दूसरा क्या है, छोटे फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर आंख, नाक, दांत, गले आदि का निरीक्षण करने में करते हैं। जैसे जिसका फोकस दूरी छोटी होगी, जिसका द्वारक छोटा होगा, उसको डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं। कहाँ पे करते हैं, जैसे आंख में, ठीक है, आंख में, और फिर नाक में या कान में, या उसका निरीक्षण करने में किया जाता है। जैसे गले में हुआ, वहां पे भी जो मशीन में यंत्र लगा होता है उसमें जो शीशा लगा होता है वहां पे अवतल दर्पण लगा होता है। देखिए छोटा फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर आंख, नाक, कान, गले आदि का निरीक्षण करने में करते हैं। जैसे मान लीजिए गले का निरीक्षण नहीं तो आप लोग गए होंगे चश्मा बनवाने, दादी का चश्मा बनवाने गए होंगे, या फिर मम्मी का चश्मा बनवाने के लिए गए होंगे, या खुद अपने के लिए गए होंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि डॉक्टर कहता है कि एक शीशा रहता है और एक वहां पे वस्तु रखी होती है, उसमें कुछ अक्षर लिखे होते हैं, और आपको उसी शीशे में देखकर बताना होता है
कि आपका वो अक्षर कौन सा है। जो शीशा लगा होता है वो किसका होता है, अवतल दर्पण का होता है। अगला क्या है, सौर भट्टी में सौर के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे सौर भट्टी यानी कि सूर्य से चलने वाली भट्टी में जो सूर्य का प्रकाश एक जगह केंद्रित करता है। आप लोग को हम जब पढ़ाएंगे, लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे उधर विद्युत में, तो आपको ये एक सौर प्रकाश सौर का एक चैप्टर है और पूरा उसमें इसी के बारे में पढ़ना है आपको। सौर ऊर्जा के बारे में ही पढ़ना है, सौर ऊर्जा का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, किस प्रकार होता है। तो कह रहा है कि सौर भट्टी में सौर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है उसको केंद्रित करने के लिए, एक जगह एकत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए। बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले शीशे में किया जाता है या ब्यूटी पार्लर में किया जाता है। और अगला क्या है, छोटे फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर लोग आंख, दांत, नाक, कान, गले का निरीक्षण करने में करते हैं। मान लीजिए आंख, दांत, नाक का आप लोग देखे नहीं होंगे, लेकिन आंख का तो जरूर देखे होंगे। किसी ना किसी के घर जरूर कोई ना कोई चश्मा लगाता होगा। जब उसको आप लगा के जाते होंगे तो डॉक्टर एक चेयर रहती है, उस पे आपको बैठा देगा और एक शीशा रहेगा, उसी में दिखाएगा, कुछ अक्षर वहां पे रखे रहेंगे तो दिखाएगा बताइए कौन सा अक्षर है। जिस हिसाब से आपको दिखता है उसी हिसाब से आपको लेंस का चश्मा बना के देता है। अगला तीसरा पॉइंट क्या है, सौर भट्टी में सौर के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश को, जो सौर भट्टी होती है सूर्य के प्रकाश से चलती है, उसको उसके प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और आगे अगली हेडिंग हम पढ़ाएंगे आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग। चलिए अगला है आपका उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का कहाँ उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों तथा आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, जिससे पीछे की ओर काफी दूरी पर बड़े क्षेत्र में स्पष्ट सीधा प्रतिबिंब दिखाई। जैसे गाड़ी और वाहनों में और फोर व्हीलर में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि वो काफी दूर पे कोई मनुष्य हो उसका फिगर जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अवतल दर्पण का उपयोग वहां होता है जहां पे जैसे नजदीकी हो, नजदीक का फिगर वहां साफ दिखाई देता है, लेकिन उत्तल दर्पण अगर काफी दूरी क्षेत्र में है व्यक्ति तो उसका फिगर स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार या वाहनों में किया जाता है। अगला क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजार में लगे हुए लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिससे प्रकाश अपसरित होकर पूरे गली या बाजार में फैल जाता है। ये जो उत्तल दर्पण होता है, जैसे इस पे अगर इसका प्रयोग जहां वहां किया जाता है, जैसे अभी उस पर प्रकाश डालेंगे तो वह पूरी तरह फैल जाएगा। तो वही कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजार में लगे हुए लैंपों में किया जाता है, जिससे प्रकाश पुंज उस पर पड़ते ही चारों तरफ फैल जाता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग लैंपों में, गली तथा बाजार के लैंपों में किया जाता है। फिर से एक बात और देख लीजिए, उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर तथा मोटर कार आदि के वाहनों में किया जाता है, जिससे काफी दूर क्षेत्र में उसका प्रतिबिंब स्पष्ट तथा साफ दिखाई दे। इसीलिए मोटर कार तथा गाड़ी वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजार में लगे हुए लैंपों में किया जाता है, जिससे उस पर प्रकाश फैलने के बाद प्रकाश पुंज के रूप में चारों तरफ फैल जाता है और पूरा उजाला हो जाता है। इसीलिए गली तथा बाजार में लगे हुए लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और हाँ, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर तथा मोटर कार वाहनों में किया जाता है, जिससे काफी दूरी क्षेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट तथा साफ दिखाई देता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजार के लैंपों में किया जाता है जिससे परावर्तक पृष्ठ पर प्रकाश पुंज पड़ने के बाद वह पूरी तरह फैल जाती है, जिससे बाजार तथा गलियों में उजाला हो जाता है। हाँ, लेकिन एक स्थिति और इसमें है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, वास्तविक आभासी बनता है, और अवतल दर्पण का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जैसे अभी अवतल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण में यदि मान लीजिए उत्तल दर्पण है, ये आपकी बुक है,
तो इसमें अगर उत्तल दर्पण में जो अक्षर है सब साफ साफ सीधे दिखाई देंगे, लेकिन अवतल दर्पण रहेगा तो ये अक्षर जो ए रहेगा उसका उल्टा हो जाएगा, बी का उल्टा हो जाएगा, डी का उल्टा हो जाएगा। जैसे जितना अक्षर लिखा रहता है अवतल दर्पण में सब उल्टा हो जाता है, उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी तथा मोटर वाहनों में किया जाता है, ताकि किसी का प्रतिबिंब उल्टा ना दिखाई दे। और हाँ, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको जो आप लाइक करते हैं मुझे पता चलेगा कि मेरे बच्चों को कितना समझ में आया। और हाँ, आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको ये पता चल सके कि आर्यन मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। और हाँ, चलिए ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे हम आपको पढ़ाएंगे अवतल दर्पण द्वारा यूवीएफ में संबंध। तब तक के लिए धन्यवाद।